Hello students, welcome back again in our study of science, and the chapter in continuation is friction. Today we are going to read the second part of our friction chapter, which will be the last part. First part already I have taught you what was there in first part, in which I told you what friction is all about, how it is caused, what is its nature, what are its types, what are its advantages and disadvantages. Now in today's class we will learn how to increase or decrease friction, and is friction found in solids only or it is found in liquids or gases as well. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फ्रिक्शन चैप्टर को. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि फ्रिक्शन क्या है. आपने देखा था कि बच्चे ये पुश कर रहे थे और इसको पुश करने में इनको कुछ जो परेशानी आ रहा था, दैट वाज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है मोशन के, यानी कि जिधर मोशन उससे अपोजिट फ्रिक्शन. काफी एग्जाम्पल दिखाया गया था आपका कि बुक अगर इधर को मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर को होगा, बुक इधर को मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा. फिर हमने पढ़ा था फ्रिक्शन का कॉज, कि फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है, रफनेस इन द सरफेस. सरफेस में जो रफनेस होती है, ये रफनेस ये फ्रिक्शन के कारण होते हैं. और प्रेशर यानी कि जो हम दबाते हैं उसकी वजह से फ्रिक्शन बनता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन भी हमने पढ़ा था कि ये नेचर, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर क्या है दो सरफेसेस का, वो रफ है या स्मूथ है. साथ ही हमने उन पर कितना दबाव लगाया है. यानी कि दूसरा फैक्टर था कि डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन फोर्स विथ विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड. दोनों सरफेस को हम कितनी तेजी से दबा रहे उस पर डिपेंड कर रहा था. टाइप ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा था हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन अगर दो रुके हुए चीजों के बीच में एक्ट कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है. जबकि अगर दो चीजें स्लाइड कर रही हैं, मूव कर रही हैं, तो उनमें फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है. और एक सरफेस के ऊपर अगर कोई दूसरा सरफेस गोल गोल घूम रहा है तो फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन. तो इन तीन तरह के फ्रिक्शन के बारे में हमने जाना था. साथ ही हमने जाना था कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है, यानी कि ये बहुत ही जरूरी चीज है हम लोगों के लिए. हमने देखा था कि जरूरी क्यों है, एडवांटेज क्या है, तो ये हमें चलने में मदद कर रहा था. इसकी वजह से हम चल पा रहे थे आसानी से, टायर चल पा रहे थे गाड़ियों के. अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो गाड़ियां नहीं चल सकते, या फ्रिक्शन की वजह से साइकिल चला पा रहे थे हम, साइकिल के टायर रोड पे चल पा रहा था, स्किड नहीं कर रहा था, या फिर हम लिख पढ़ पा रहे थे बोर्ड्स पे या किसी और जगह पे. तो ये सब कारण थे आपके कि फ्रिक्शन से हम मैच स्टिक जला पा रहे थे. तो काफी फायदा भी था. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं फ्रिक्शन के. फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे जूते के सोल्स को वियर्स कर देता है, यानी कि उसको घिस देता है, खराब हो जाते हैं सोल उसके, या टायर को घिस देता है, मशीन के पार्ट्स को घिस देता है और खराब कर देता है. तो ये कुछ कारण थे. सीढ़ियों को खराब कर रहा था फ्रिक्शन बार बार चढ़ने की वजह से. ब्रेक शूज को घिस दे रहा था. ये देखो इतना बड़ा ब्रेक शू है, घिस के छोटा हो गया. तो ये सब तो कर रहा था. मोशन को स्लो डाउन कर रहा था, फ्रिक्शन की वजह से मोशन घट जाते थे. आज हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे कि हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को. कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रह गया है तो जल्दी खत्म हो जाएगा. तो देखिए, अगर हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो जो जूते होते हैं, शूज, उनमें ग्रूव्स बने हुए होते हैं. ग्रूव्स यानी कि कट, ये जो छोटे छोटे गड्ढे से बने होते हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रूव्स. इनकी वजह से हमारी ग्रिप अच्छी बन जाती है. या आप ये टायर देखिए, टायर में भी ग्रूव्स बने होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड्स, TREADS, ट्रेड्स कहते हैं इन्हें हम. तो ट्रेड्स बने होते हैं, ये सब फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए बने होते हैं. या जो एथलीट्स होते हैं उनके जो जूते होते हैं उनके अंदर स्पाइक्स लगे होते हैं. ये छोटे छोटे कील लगे होते हैं जिन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं. इन सब से ग्रिप अच्छा बनता है और फ्रिक्शन बढ़ जाता है. जो कबड्डी खेलने वाले हैं वो क्या करते हैं, हाथों में मिट्टी लगाते हैं. पहलवान जो कबड्डी वाले होते हैं तो मिट्टी से उनका ग्रिप मजबूत बनता है. जो जिम्नास्ट होते हैं वो अपने हाथ में भी कुछ ऐसे खुरदरा कोर्स सब्सटेंस लगा लेते हैं जिससे उनका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है. तो
तो बच्चों ये तो मेथड था कि हम फ्रिक्शन को बढ़ा के कैसे सकते हैं। क्या हम फ्रिक्शन को घटा भी सकते हैं? मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो यस, वी कैन ऑल्सो रिड्यूस द फ्रिक्शन। कैसे घटा सकते हैं? तो फ्रिक्शन को घटाने के लिए हमें सरफेसेस को स्मूथ बनाना होता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग द सरफेसेस स्मूथ, चाहे वो हम पॉलिश करके बना लें या हम ग्रीस लगा के बना लें या लुब्रिकेंट ऑयल डाल के बना लें। इनसे होता क्या है कि जब हम विदाउट ऑयल किसी चीज को एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर रखते हैं तो ये जो उबड़ खाबड़ पार्ट है ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसमें ग्रीस डाल देते हैं तो इनके बीच में एक लेयर ऑयल का या ग्रीस का बन जाता है, जिससे ये दोनों सरफेसेस थोड़े दूर हो जाते हैं और अब इनमें फ्रिक्शन कम होता है। इसी के साथ ही फ्रिक्शन को कम करने का एक और भी तरीका है, और वो तरीका क्या है? व्हील्स यानी कि पहिए। अगर हम इसको ट्रॉली को खींचते हैं और पहिए ना हो तो हमें ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर पहिया लगा दो तो ये तेजी से मूव कर जाएगा। यहाँ कारण क्या है इसका, कैसे ये चल जाता है? तो जब हम इस ट्रॉली बैग को खींच रहे थे, रगड़ रहे थे, तब इसके अंदर जो फ्रिक्शन था वो कौन सा फ्रिक्शन था? तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, रगड़ने वाला फ्रिक्शन। लेकिन जैसे हमने इसमें पहिया लगा दिया तो पहिया लगाते फिर इसमें कौन सा फ्रिक्शन आया? तो इसमें फ्रिक्शन आ गया रोलिंग फ्रिक्शन। एंड वी ऑल नो कि रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन दैट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से ये आसानी से मूव कर जाता है। या आप देखिए गाड़ियों में, साइकिल में बॉल बेरिंग लगे होते हैं। बॉल बेरिंग क्यों लगे होते हैं? यहाँ भी कारण वही है कि हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। ये देखिए, अगर हम सीधा टायर को ऐसे खींचते तो टायर घिसता हुआ आगे बढ़ता, लेकिन जब हम इसमें लगा देंगे ये बॉल बियरिंग, तो ये बॉल बियरिंग क्या करेगा? ये इसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देगा और ये गोल गोल घूमकर फ्रिक्शन पार्ट को घटा देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब हमारा ये लास्ट पार्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड किसको कहते हैं? एनीथिंग विच हैज द टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। कोई भी ऐसी चीज जिसका टेंडेंसी है बहने का, यानी कि वो फ्लो कर जाए, उसे हम कहते हैं फ्लूइड। तो कौन कौन सी चीजें बह सकती हैं? तो हमें पता है पानी का फ्लो होता है वो बहता है, हवा का फ्लो होता है वो बहता है। इसी तरह से अगर कोई दूसरा लिक्विड है तो वो भी फ्लो करता है। तो आमतौर पर जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं वो फ्लो करते हैं, इसलिए लिक्विड्स को और गैसेस को हम लोग फ्लूइड्स का नाम देते हैं। तो फ्लूइड कहते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि फ्लूइड्स आर लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। उनके अंदर फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो हैव फ्रिक्शनल फोर्स इन देम? क्या लिक्विड्स और गैसेस के अंदर में भी किसी तरह का कोई फ्रिक्शनल फोर्स होता है? तो हाँ बच्चों, लिक्विड्स और गैसेस में भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है। लिक्विड्स और गैसेस भी अपने अंदर किसी भी बॉडी के होने वाले मोशन को रोकते हैं, मूवमेंट को रोकते हैं, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं। तो अगर यहाँ कोई फ्रिक्शनल फोर्स होता है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स फिर कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्लूइड्स डिपेंड्स? तो देखिए, यहां आपके पास 4 बातें बताई गई हैं जिस पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। पहली बात है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर किसी लिक्विड और गैस के अंदर में ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से फ्लो करेगा, जितनी तेजी से बहता हुआ जाएगा या भागता हुआ जाएगा लिक्विड या गैस में, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स होगा। सो द फ्रिक्शनल फोर्स इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड के साथ फिर है शेप। देखो, आमतौर पे जो लिक्विड और गैस में चीजें चलती हैं उनका शेप ऐसा होता है, आगे से पतला तो फिर मोटा। इस तरह के शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फोर्स। अगर ये आगे से ही मोटा हो जाए तो इनको चलने में बहुत दिक्कत होगा, चाहे वो एयर में चले या फिर वो लिक्विड में चले। तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी वो डिपेंड करता है कि उसका शेप आखिरकार कैसा है। साथ ही साथ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा उस पे किसी भी फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा अप्लाइड होगा।
और फिर है नेचर ऑफ द फ्लूइड या विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी से हमारा सीधा सीधा मतलब होता है भारीपन, लिक्विड कितना भारी है या लिक्विड कितना हल्का है। आपने देखा होगा कुछ लिक्विड बहुत ही हैवी होते हैं, गाढ़े होते हैं, जैसे हनी यानी कि शहद। शहद क्या होता है, बहुत ही भारी होता है, मगर पानी पतला होता है, और पानी से भी पतला होता है केरोसिन ऑयल। तो जो लिक्विड जितना भारी होगा उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जा पाना या मूव कर पाना उतना ही मुश्किल होगा। तो हमने देखा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक और चीज पर डिपेंड करता है, और वो है नेचर ऑफ द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड का नेचर कैसा है। तो देखिए, ये जो लिक्विड में फ्लूइड है, फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है, क्या वो हमेशा हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? तो काफी हद तक हम इसे मानते हैं कि चलो इसकी वजह से इनमें मूवमेंट तो आसान हो जाती है, मगर इनका डिसएडवांटेज भी बहुत सारा होता है। इनका डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? तो जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर जब कोई भी फ्लूइड के अंदर कोई भी बॉडी मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से क्या होता है, जो उसका मोशन है वो रुकता है, और मोशन रुकने की वजह से अगर कोई चीज स्पीड में मूव करना चाहे उनके अंदर में, तो वो स्पीड से मूव नहीं कर पाता। यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन सबसे पहला जो डिसएडवांटेज हमें देता है वो ये देता है कि इट मेक्स द स्पीडिंग अप हार्डर, यानी कि उसके अंदर हमें स्पीड बढ़ा पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, क्या और भी कोई डिसएडवांटेज है? तो यस, लिक्विड में चलने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आप में से आप बच्चे अगर कभी नदी में गए हों या तालाब में गए हों, उसमें अगर आपको चलना पड़े और खुले जमीन पे चलना पड़े, तो आप पाएंगे कि खुले जमीन पे तो आप बहुत ही तेजी से चल लेते हैं, ताकत भी नहीं लगता, लेकिन पानी में चलने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो पानी में चलने के लिए मेहनत क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पानी के अंदर है फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग, विस्कस फोर्स। तो ये जो फोर्सेस हैं ये क्या करते हैं, हमारा बहुत सारा एनर्जी वेस्ट करा देते हैं पानी में मूव करने की वजह से। तो ये होते हैं इनके डिसएडवांटेजेस जो हमें फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से देखने को मिलता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज सबसे पहला तो ये हो जाता है कि इससे एक तो मोशन को स्पीड अप करने में परेशानी आता है, यानी कि हम मोशन को बहुत ज्यादा फास्ट नहीं कर पाते, स्लो होता रहता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें हमारा बहुत सारा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो भाई क्या करें इनसे बचने के लिए? अगर हम चाहते हैं कि हमारा एनर्जी ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हम स्पीड में चल पाए किसी भी फ्लूइड में, तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? तो देखिए, ऐसे टाइम में हमें जो बॉडी मूव कर रहा है उस बॉडी का जो शेप बनाना चाहिए वो स्ट्रीमलाइन शेप बनाना चाहिए। अब ये स्ट्रीमलाइन शेप क्या है? अब ये देखिए, ये कार का पिक्चर आपके सामने में आ रहा है। कार आगे से क्या होता है, पतला होता है, फिर धीरे धीरे ये मोटा होता चला जाता है। तो ये जो शेप है इससे उसको हवा को काटने में आसानी हो जाता है। या ये जो एरोप्लेन आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी ये आगे से पतला होता है, फिर ये मोटा होता चला जाता है, इससे भी इसको हवा को काटने में आसानी हो जाता है। यानी कि ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है, ये स्ट्रीमलाइन शेप, आगे से पतला फिर मोटा, इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। तो ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है, अगर हम किसी चीज का शेप स्ट्रीमलाइन रखेंगे तो वो आसानी से किसी भी फ्लूइड में चल पाएगा। उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्लूइड का फ्रिक्शन है, वो धीरे 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 कम लगेगा और उसका स्पीड भी फास्ट होगा। यही कारण है कि जो बर्ड्स होते हैं, ये देखिए, बर्ड्स का भी शेप स्ट्रीमलाइन होता है। अगर आप मछलियों को देखें तो मछलियों का शेप भी ऐसे स्ट्रीमलाइन होता है, आगे से पतले होते हैं फिर मोटे होते हैं। रॉकेट्स, जो रॉकेट्स हम आसमान में लॉन्च करते हैं, तो उनको भी तो बहुत तेजी से स्पीड में चलना होता है, इसलिए उनका भी जो शेप बनाया जाता है वो स्ट्रीमलाइन शेप बनाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि जहाज, रॉकेट, कार, गाड़ियां, सब का शेप स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। तो स्ट्रीमलाइन शेप बनाकर हम फ्लूइड के फ्रिक्शन को रोक सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर खत्म हो चुका है और ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको अपने कॉपी में करना है। मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप पे भिजवा दिए हैं,
आप वहां से इनको देखकर बना सकते हैं। अदरवाइज स्कूल में बुक्स अवेलेबल हैं, बच्चे चाहें तो स्कूल से किताबें खरीद लें और फिर इन क्वेश्चन आंसर्स को आसानी से वो कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यही कहूंगा कि हम लोगों ने साइंस के अंदर तो बहुत सारा चैप्टर कवर अप कर लिया है। आप ज्यादा से ज्यादा उन सारे चैप्टर्स को पढ़ते रहें और कहीं भी आपको कोई डाउट होता हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी जाकर आप पूछ सकते हैं वीडियो को देखते हुए। प्लस आपको ये भी काम करना चाहिए कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि मुझे कोई चीज समझ नहीं आ पा रही है तो आप इस वीडियो को चाहें तो रिवाइंड करके देख सकते हैं या इसी वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तब आप पाएंगे कि आपका काम जो है वो हो चुका है, अब आपको चीजें समझ में आ चुकी है। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। द चैप्टर ऑफ साइंस इज फिनिश्ड। इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट एनी ऑफ योर मैथ्स चैप्टर। तो मैथ्स और साइंस दोनों को कंबाइंड वे में लेकर चलते हैं और आपको टाइम टू टाइम वीडियोस बनाकर हम देते हैं ताकि आप आसानी से उस काम को कर पाए। टिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर।